बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हुआ शाफी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की टीम में मुकरम मुख्तार अहमद साहब अमीनी हैं हमारे साथ, मुकरम हारून साहब हैं, उमर हारून साहब, इस तरह पाकिस्तान से मुकरम सुल्तान अहमद साहब जो हैं वो दवाइयाँ नकल करके कोशिश है को आपको बाद में भिजवा दें। पिछले मंडे को जो प्रोग्राम हुआ था उसकी दवाइयाँ वो नहीं भिजवा सके क्योंकि ईद की वजह से कुछ ऐसे मसरूफ थे। कल उन्होंने 2 दिन में वादा किया था लेकिन अभी तक शायद दवाइयाँ वो नहीं मौसूल हुई। इस तरह बैकग्राउंड में अब्बास अनवर साहब हैं और खाकसार इरफान अहमद खान है। सबसे पहले तो तमाम उन नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ईद के मैसेजेस भेजे थे और वो तवक्को से बहुत ज़्यादा थे। कम से कम मेरी तवक्को नहीं थी कि भाई होम्योपैथिक प्रोग्राम के हवाले से लोग इतने ज़्यादा ईद के मैसेज भेजेंगे। बहरहाल तमाम दोस्तों का, बहनों का शुक्रिया जिन्होंने ईद पर हमें याद किया और ईद मुबारक के मैसेजेस हमें भेजे। इसके अलावा एक तजवीज़ ये भी आई थी कि भाई बीमारियों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लेक्चर दिए जाते हैं, लेकिन फौरी तौर पर किसी बीमारी के बारे में सुनना हो या दवाई तलाश करनी हो तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर प्रोग्राम के साथ जिन बीमारियों पे लेक्चर दिया गया होता है इन बीमारियों के नाम भी लिख दिए जाएं तो तलाश आसान हो जाएगी। ये एक तजवीज़ आई थी। इस बारे में जो सुल्तान साहब पाकिस्तान से तैयार करते हैं वो बीमारियों के साथ ही ना लिखते हैं बीमारी और उसके साथ जो दवाई उससे डिस्कस हुई हो। इस तरह हारून साहब भी ये खिदमत ऑलरेडी कर रहे हैं। इस बारे में हारून साहब आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे या कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी, इस तरह के अभी एक ऐसे अभी हमारा ये जो जिस जूम से हम ऑनलाइन लॉगिन होते हैं इतना एडवांस नहीं कि इसके ऊपर ना लाइव उन चीज़ों को लिखा जा सके जी। लेकिन आगे फ्यूचर में इसका कोई ना कोई इस तरह का निकाला जा सकता है कि साथ में उस बीमारी का नाम या दवाइयों की कोई ऐसी जो है वो चलाई जाए, लेकिन उसके लिए जो है वो शायद ज़्यादा और लोगों की भी हमें ज़रूरत पड़े, इस तरह की वजह है। ठीक। बहरहाल जिस दोस्त ने ये तजवीज़ भेजी थी उसने सुन लिया होगा कि बाद में तो हम बहरहाल भिजवा रहे हैं दवाइयों के नाम भी और दवाइयों के बीमारियों के नाम भी, लेकिन ये है कि भाई अभी सरदस्त प्रोग्राम के साथ पेश करना जो है हमारे लिए कुछ मुश्किल है। इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। सईद साहब आज अवेलेबल नहीं है अपनी किसी मजबूरी की वजह से, इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी जो है आज मुकरम अमीनी साहब, मुख्तार अमीनी साहब के कंधों पर है और उन्हीं से आज हम सवालों के जवाब लेंगे। जी हारून, लास्ट टाइम 2 सवाल ऐसे थे जिनके बारे में अमीनी साहब ने कहा था कि ये अगले प्रोग्राम पे रख लें कि इनका तफसीली जवाब देना होगा या बीमारियों को डिस्कस करना होगा और उसके लिए वक्त नहीं था। अगर आप पहले वो पेश कर दें उसके बाद फिर मैं सवाल की तरफ चला जाता हूँ। जी ठीक है जी, मैं वो पहले पढ़ देता हूँ। उसमें से पहला सवाल था, आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत शोर है, ये क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, दूसरा सवाल था। दूसरा क्या था सवाल? और दूसरा अमीनी साहब के हवाले से काफ़ी और सवाल है, उन्होंने ग़िज़ा के बारे में लोगों ने पूछा हुआ है और उसमें एक जो था वो ये था, मेरे भाई को पाकिस्तान कराची में सिस्टोफ्रेनिया है 20 साल से और वो इंजेक्शन लगवाते हैं हर माह। अच्छा, वो मैं इन दोनों के सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इससे कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस या बॉडी के अंदर हमारे अंदर इंसुलिन क्यों ज़रूरी होता है, यह है कि पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ये इंसुलिन करती क्या है और ये प्रोड्यूस कहाँ होती है और इसका डैमेज होना क्यों, कैसे डैमेज होता है।
जी ये इसमें ये है कि इसको जो एनर्जी मिलती है इंसुलिन को, वो डायरेक्टली मैदे से मिलती है। इसके दो पोर्शंस हैं, एक टेल और एक हेड। जो कनेक्टेड, इसकी जो टेल कनेक्टेड है वो ज़्यादातर मैदे के साथ कनेक्टेड है, और जो इससे का हेड जो है वो इससे का छोटी आंत के साथ कनेक्टेड है, जहाँ से ये एनर्जी लेता है। अब बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मैदे की खराबी होती है, तो उनको शुगर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मैदा ख़राब होने की वजह से खून में ख़राबी आ जाती है। खून में ख़राबी आने की वजह से जो पेंक्रियाज है वो लिवर से जो बीटा सेल्स ले रहा होता है वो उसको प्रॉपर मिल नहीं रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन बनाने में मुश्किल पैदा करता है। और इंसुलिन जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन को फाइट करता है, यानी कि जैसे गोश्त खाते हैं, दालें हैं, या ऐसी सब्जियां हैं जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, उनमें जो प्रोटीन बनता है या गोश्त की तरह या खून या बैक्टीरिया बनता है, उसको किल करने में मदद करता है। अगर वो प्रॉपर नहीं बनेगा तो ये बॉडी के अंदर कीड़े बनने का रुझान ज़्यादा होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो उसके साथ दूसरे इस तरह खून की कमी और बढ़ती जाएगी, और दूसरे जो ग्लैंड्स हैं जैसे एड्रेनलिन है, गुर्दों के ग्लैंड्स हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम कहें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हम कुछ ऐसा करें कि भी उसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो, या इसको हम खारिज करें, या यानी कि सबसे ज़्यादा हमें जो नुकसान पहुंचता है वो ऐसे कीड़े बैक्टीरिया या जो खाना पीना है उनको। अब हम हमारा पता ही ना हो कि हम कितना खा रहे हैं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और अपने मैदे को हम बहुत ज़्यादा हैवी करते जाएंगे या बहुत ज़्यादा कम खाना खाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड से जो हार्मोन्स बनते हैं या पैंक्रियास, वो भी हमारे टैबलेट होंगे, कमज़ोर होंगे। तो जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर कीड़े वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो है खुराक, और मुनासिब खुराक खानी चाहिए, और मैदे के अंदर बैक्टीरिया ना बने, यानी कि खाना खाकर फ़ौरन ना सोया जाए, और खाने के फ़ौरन बाद मीठा ना खाया जाए, या खाने के फ़ौरन बाद ठंडा ना खाया जाए, या कई ऐसे खाने हैं जैसे तरबूज है उसके ऊपर पानी ना पिया जाए, या ऐसे फ्रूट हैं जैसे तरबूज, खरबूजा वगैरह, या इन सारे खरबूजों को मिक्स करके ना खाया जाए, क्योंकि ये ऐसे फ्रूट से इंसान की बॉडी में बहुत ज़्यादा कीड़े बनते हैं। और बाज़ लोग तो ज़्यादातर स्मूथियाँ पीते हैं, स्मूथियाँ खाते हैं, यानी कि सब्जियों को भी मिक्स कर लेते हैं, पालक को भी, ब्रोकोली को भी, फिर उसमें ऑरेंज डाल लेते हैं, फिर केला डाल लेते हैं। उनको लगता है ऐसे है कि जैसे ये सारे ही विटामिन इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई आ जाएगी। ये तवानाई नहीं है, ये एटम बम है जो बॉडी के अंदर बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया बनाने में मदद करता है। तो बस इस तरह का चीज़ों का ख्याल रखें, फिर रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक वक्त में एक खाना खाएं। यानी कि आप शादी ब्याहों पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि मुख्तलिफ खाने पड़े हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शादी पर हम सिर्फ खाने के लिए इनवाइट हुए हैं। उधर जैसे कोरमा है, बिरयानी है, और नान है। मैंने एक शख्स को वहाँ देखा कि उसने एक प्लेट बनाई अपने लिए, उसमें पुलाव डाल लिया, पालक बनी हुई थी वो डाल ले, फ्रूट चाट बना हुआ था वो डाल लिया, फिर एक चाट है चने चाट वो डाल ली, तो चावल डाल लिए पुलाव की सूरत में थे, फिर रायता डाल लिया,
आखिर में ये सारी चीज़ें डाल कर रहे, तो उसने क्या किया कि नान भी उठा लिया। मैंने कहा भाई नान किस लिए? कि भाई मैं नान के साथ ये चीज़ खाऊंगा। लाजमी बात है, फिर तो बदहजमी के तो आपने कोई ऐसे नहीं रास्ते छोड़े कि ना हो। फिर उसके बाद ठंडा वहाँ 7 अप पड़ा हुआ था, पूरे का पूरा 7 अप पी गया बाद में। फिर उसके बाद बाहर निकले तो चाय और यहाँ कॉफ़ी मिल रही थी, वो भी पी गया। ये रात के वक़्त अगर आप करके घर जाते हैं तो उसके बाद आप सो जाते हैं। उसके बाद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह आप पैदा कर सकेंगे? इतना ज़्यादा बैक्टीरिया आपका स्टमक है, कोई बिन का कोई डब्बा तो नहीं है ना? तो कि भाई आप इसको समझे। फिर जब उनसे पूछा जाए कि आप क्या खाते हैं? बिल्कुल सादा खाना खाते हैं जी हम, सादा खाना। ये सादा खाना नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। जो ऐसे लोग हैं कि भाई एक बार खाना मिला है बस उसको ही, अगर आप शादी ब्याहों पे जाएं, उनमें से चूज करें कि आपने कौन सा हिस्सा खाना है, कौन सा खाना खाना है। जो शादी पे लोग जाते हैं वो 200-300 के करीब वो इनवाइट करते हैं। अब हर खाने हर लोगों के मसे के पसंद का एक जैसा खाना तो नहीं होता। उन्होंने 3-4 खाने मुख्तलिफ बनाए होते हैं, उनमें से आपने डिसाइड करना होता है कि भाई क्या खाना है। किसी ने नान खाना है, किसी ने रोटियां खानी, किसी ने पुलाव खाना है, किसी ने बिरयानी खानी है, उनमें से एक ले लें। और जो मीठा रखा होता है, मीठे के लिए थोड़ा सा वक्फा रखा करें कि भाई आप 15 से 20 मिनट का, या पानी पीते वक्त जब आप चावल खाते हैं तो चावलों के ऊपर पानी ना पिएं, क्योंकि जो पुलाव होता है उसमें गोश्त की चर्बी होती है, वो आपके मैदे में जम जाती है, और वो जमने की सूरत में आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर गाहे बगाहे इसके मुतालिक और भी कुछ होता रहेगा तो मैं बताता रहूँगा। ठीक है। दूसरा सवाल जो है, तो दूसरा सवाल जो था वो ये है कि जो पाक- हाँ जी, जी इसका मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है। कोई लोग इसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, कोई इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, कोई इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसके जवाब हैं। ये ऑटिज़म और स्किज़ोफ्रेनिया, जो ऑटिज़म ज़्यादातर पाया जाता है वो बच्चों में पाया जाता है, और स्किज़ोफ्रेनिया ये है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो होता है। उसको ऑटिज़म को जो है वो एक और इस्तिलाह है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया सिंड्रोम्स इन चिल्ड्रन कहते हैं। मतलब ये कंडीशन मिलती जुलती है। जैसे हम पाकिस्तान में अक्सर आप देखें कि जुनूनी, शिदाई, खपती, सौदावी, दीवाना, दरिंदगी, संखी, बेवकूफ़, हमाकत करने वाला, एक ही हम अगर इन सब को एक ही बर्तन में डाल दें तो ऊपर हम लिख दें पागलपन, तो ये मसलन के 2 हिस्से हैं जो पागलपन के ज़िम्रे में आ जाते हैं। अब ऐसे लोग जो अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, नींद उनको नहीं आती, और सुस्ती, बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है, और आस्तगी से काम करते हैं, सोचने और बोलने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इनको जिन भूत नज़र आते हैं, मसलन के ऐसे लोग जो बताएंगे कि भाई मैंने ख्वाब देखी है, उसके अंदर ये था। फिर ज़ाहिरी हालत में भी देखते हैं कि भाई मैं ना बैठा हुआ था तो मुझे ना फरिश्ते नज़र आए या जिन भूत नज़र आए, जिसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं। वो अक्सर इस तरह के बात करते हैं। और जो बोलते वक्त बाज़ दफ़ा रो देते हैं, और बहुत कम तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं, मुंह में राल बहती है, और जो रंग थोड़ा सा फक हुआ होता है, उनके जो यानी कि मिजाज में किसी से उकताहट वगैरह,
कभी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा हंस हंस के बात करना, बाज़ दफा ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे हो जाना जिस तरह किसी को जानना नहीं। इस तरह के बिहेवियर को स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोज कर देते हैं। और दूसरे बाज़ जगहों पर इन दोनों ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया को मिक्स कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये बीमारी एक ही नजर आती है। अब एक बच्चा है, उसमें से इस तरह के भी वो कभी चुप बैठता है तो कभी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, चीजें फोड़ता है, तोड़ता है, और उसको मजा आता है, चीजें फेंकने से मजा आता है, लोगों को मारने से मजा आता है, किसी बच्चे को छेड़ने को। उसको डॉक्टर जो है ऑटिज्म का डायग्नोज कर देते हैं कि भाई ये ऑटिज्म है। और बाज़ दफ़ा वो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नज़र आता है, और वो ये ऐसी बीमारियां ये किसी न किसी बीमारी के ज़िम्रे में आती हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये ऑटिज़म ज़्यादातर बच्चों को डायग्नोज करते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया है वो हर किसी एज में भी डायग्नोज कर देते हैं ये लोग। जो ऑटिज्म ज्यादातर होता है ये छोटे बच्चों को करते हैं। अब छोटा बच्चा शीरखार बच्चा होता है, और माँ बाप सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 3 महीने का बच्चा हुआ नहीं तो उनको ना सालन रोटी या ये खाने खिलाना शुरू कर देते हैं, ब्राइयाँ वगैरह खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चों के अंदर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जख्म बनते हैं या रेशा बनना शुरू हो जाता है, फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देता है। फिर बच्चे जो हैं वो जो आप खाना खा रहे हैं तेज मिर्चों वाला, अब बच्चा एक तरफ दूध पीने वाला बच्चा होता है, दूसरा तेज मसाले वाले खाने जो हैं बच्चों को दिए जाते हैं, तो बच्चे के अंदर जख्म बनते हैं। वो आप ये देखिए कि एक लंबा अरसा कोई बीमार आदमी हो जिसने बेशुमार दवाइयाँ खानी हो, उसका मिजाज इतना हाइपर हो जाता है। वो बुजुर्ग होते हैं, वो कभी बुजुर्ग के पास नहीं जाना, ये तो बहुत खामखा गुस्सा करता है। वो ऐसे बुजुर्गों के चेहरे पर भी बेशुमार नकाहत, कमजोरी और गुस्सा पाया जाता है कि भी कोई चीज जैसे कोई चीज उठाकर इधर रख दी तो बुजुर्ग लड़ेंगे, कभी इधर क्यों रख दी, जबकि उसका कोई नुकसान नहीं। जूता अगर कहीं प्रॉपर जगह पे नहीं पड़ा उसी की वजह से भी लड़ेंगे। ये सारा कुछ ऑटिज्म के जिक्र में। अब इसको दूसरी इस्तिलाह में हम कहते हैं अभी ये बाबा खपती हो गया, या बाबा पागल हो गया, या बाबा संखी हो गया। इसी तरह बच्चों के अंदर भी बिहेवियर उसी सीरत में है कि इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो ब्लीडिंग जैसे एक दरिंदा है, वो दरिंदा गोश्तखोर होता है, वो ज्यादातर ऐसे खाने खाता है जिसमें खून होता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी खून बहना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसमें वाइट सेल इंक्रीज कर जाते हैं। जब वाइट सेल इंक्रीज करते हैं तो इसका रीजन कोई ना कोई होता है। जैसे अगर किसी मुल्क को धमकाया जाए कि भाई हम तुम पर हमला करने लगे हैं, तो उस सूरत में वो जो मुल्क होता है जो दिफाई निज़ाम को बढ़ाने की कोशिश करता है, यकदम अपनी फौज को बढ़ा देता है। तो इसी वजह से वो इंटरनल भी वाइट सेल बढ़ जाते हैं यकदम। उसका रीजन ये होता है कि वाइट सेल बढ़ने का वो भी है कि रेड सेल भी इंक्रीज कर जाते हैं। रेड सेल प्रोटीन है, यानी कि इंसान का अपना खून जो है वो इंसान को खुद ही से जख्म देना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से बच्चा जो है एनेमिक हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है, उसके आंतों में खाना हजम नहीं होता, और मैदे में खाना नहीं होता, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा बार बार पेशाब करता है, बच्चे की पेशाब में जलन आ जाती है, टॉयलेट की जगह पे जलन आ जाती है, उसकी पूंछ सुर्ख हो जाती है। ये इसी ही बीमारी की वजह से बच्चे का मिजाज जो है वो खराब हो जाता है। अब जिस शख्स ने ये इसके बारे में पूछा है कि उनको इंजेक्शन लगता है, शिज़ोफ्रेनिया जो है, ज्यादातर ऐसे लोग जो दूध, बासी दूध, पुराना दूध, ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं, उनके पेट में भी बैक्टीरिया बनता है। उसमें बहुत ज्यादा व्हाइट सेल्स होते हैं मगर रेड सेल लो होते हैं। तो वो दिमाग की तरफ खून का दबाव बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को वहम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को बादी चीजें सूट नहीं करती, जैसे
ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, चावल हैं, सब्जियों का इस्तेमाल है, ठंडी चीज़ों का, फ्रिज में से बने हुए बासी खाने हैं, उठा के खाना, ऐसी चीज़ों से उनको ये मुश्किल हो जाता है कि भाई उनके दिमाग तक होने। मगर ऐसे लोगों के कद बढ़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर बच्चे को ऐसा हो जाए, वो ठंडी चीज़ें खाने का आदी हो जाए, या जो उनके कद बढ़ जाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनके कद बहुत छोटे रह जाते हैं, मगर उनके साथ भी ऐसा ही हो जाता है। मगर दिमाग जो है उनको फिर कंट्रोल नहीं कर पाता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और टांगें काम नहीं करती, दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता, हाथ पैर शल हो जाते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जो खून है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, आंतों में बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है इन ठंडी चीज़ों से। जो ऑटिज्म है वो उसके अंदर ज़्यादातर ऐसी जो शार्प चीज़ें हैं वो नुकसान देती हैं। ड्राई फ्रूट नुकसान देता है, और बच्चों को हम ड्राई बिस्कुट पकड़ा देते हैं, पापे पकड़ा देते हैं कि भैया आप खाते रहें, और ड्राई फ्रूट उनको खिलाते हैं कि भैया अखरोट खा लें, इस तरह की चीज़ें देते हैं, सलामियाँ देते हैं, सॉसेजेस देते हैं कि बच्चे ये खा लें। तो उनके आंतों में बैक्टीरिया के साथ साथ इन्फेक्शन शुरू हो जाता है उनका। और दूसरी बात यह है कि जो फ्रोजन खाना है या आप जो गोश्त फ्रीज करते हैं उसमें ज्यादा बैक्टीरिया होता है, उसको बैक्टीरिया को मारना बहुत जरूरी होता है। हम जो लोग यूरोप में रहते हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं कि ये यूरोपियन लोग जो आधा कच्चा आधा पक्का खाना खाते हैं, उसकी जो जो खून होता है वो इंसान को इश्तियाल पर आमादा करता है। और ये वाले जो इस तरह के खाने, इनका खून को अच्छी तरह साड़ना होता है। बाज़ दफ़ा आप ताज़ा लेके आते हैं उसमें खून कम होता है मगर जल्दी जल जाता है। मगर फ्रीज किया हुआ गोश्त को आप डिफ्रोजन भी करके पकाएंगे तो फिर भी उसके अंदर से ब्लड निकलता है, और वो ब्लड जो है वो इंसान के बॉडी के अंदर जाकर कई किस्म की और ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ों को नुकसान देता है। जैसे बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उनको नुकसान पहुंचाने में बहुत मदद करता है। ख़ास तौर पर किडनी के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको डैमेज करने में मदद करता है। तो लिहाजा जब गोश्त बनाया जाए तो पहले उसको लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डालकर और तेल में तो उसको थोड़ा सा भून लिया जाए, और उसी के अंदर देखेंगे कि आपका जो गोश्त है वो ब्लड छोड़ रहा है, उसको साड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे ऐसे जो रेडीमेड खाना खाते हैं जैसे सॉसेजेस हैं, उनके अंदर पका हुआ गोश्त पूरी तरह नहीं होता और उनको पका, सलामियों पे बच्चों को लगाया हुआ है, या नमक वाली ऐसी चीज़ें बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें टाटरी होती है, वो बच्चा क्रिप्स वगैरह बार बार मांगता है। वो आप अगर बच्चों को क्रिप्स बहुत ज्यादा देंगे तो बच्चा आपका बहुत तेजी से नाफरमान हो जाएगा। ऐसे खाने जैसे बच्चा ऑरेंज मांगता है या स्ट्रॉबेरीज मांगता है जो खट्टी होती हैं, बच्चों को खटास जो है बहुत सख्त नुकसान देती है, और जब आपने खटास वाली चीजें दे दी उसके बाद आप कोई भी खाना खिलाएंगे तो बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है डैमेज हो चुका होगा। ठीक है। अब इनकी जो इलाज है, जो शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो है वो जिंजिक हम देते हैं, जिंजिक के साथ अश्वगंधा देते हैं और हाइपेरिकम देते हैं। मगर इसमें जो जिंजिक है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है और अश्वगंधा काम कर सकती है, मगर ये है कि उनको इसके साथ साथ अपनी आदत भी तब्दील करनी होगी। जो ऑटिज्म का बच्चा होता है उसके अंदर हाइड्रास्टिस है और हाइड्रोकोटाइल, दो दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी दवाइयां होती हैं। ये दोनों जो हैं वो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। इसमें लेडमपाल है, वो भी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, और साथ साथ इसके साथ हम मुख्तलिफ दवाइयाँ भी और भी देते हैं। मगर जो हाइड्रास्टिस है और हाइड्रोकोटाइल, ये मदर टिंचर्स हैं, ये बहुत अच्छा काम करके इसके अंदर से जो ल्यूपस की तरह की जो चीज़ें बनती हैं, अंदर ज़ख्म बनते हैं, उनको हील करने में मदद करता है। तो ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, मगर बात वही आ जाएगी, ऑटिज़म और शिज़ोफ्रेनिया एक ही बीमारी के दो रुख हैं जिसको
मैंने पिछली दफा बताने की कोशिश की थी कि मैं ये अब इस तरह बताऊंगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आपने है। अगर दवाइयों ने कंट्रोल करना है, ये नामुमकिन है। अगर आपका परहेज या आपकी आदत या बच्चे के मुतालिक या किसी ऐसे बड़े के मुतालिक है, तो उनको अपने इस लेक्चर के बाद उनको सोचना पड़ेगा कि भी अब उन्होंने करना क्या है। ठीक है जी, काफी तफसीली जवाब है आ गया, तो उम्मीद है कि भाई जिससे पूछा था उनकी कुछ न कुछ तसल्ली हो गई होगी। अब सवालात की तरफ चलते हैं। ये कैलगरी से सवाल है कि माई डॉटर एज 22 हैव प्रॉब्लम ऑफ थिनिंग ऑफ हेयर, शी इज टेकिंग योर मेडिसिन फॉर लास्ट 1 month, which I heard in your program as under acid phosphorus plus ferrium phos 32 times a day, phosphorus 1000 weekly. So far, not much benefit. Can you please advise if there is else she can take for hair growth? Jazakallah. अच्छा, जो हेयर ग्रोथ होती है इसका ताल्लुक जैसे आम रूटीन में फसल का ताल्लुक पानी से होता है। अब फसल का ताल्लुक पानी से और ज़मीन के मिनरल से होता है। अब ये बाल जो गिरते हैं ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से हैं। अब आप ये देखिए कि फसल कहाँ नहीं होती ज़्यादातर। आप ठंडे मुल्क में चले जाएं जहाँ ग्लेशियर हो, बर्फ़बारी हो, उधर ज़्यादातर बर्फ़बारी हो, तो वहाँ दरख्त बहुत मुश्किल से उगते हैं या फसल बहुत मुश्किल से उगती है। और ऐसी सहरा जहाँ बहुत तपती धूप हो और नीचे रेगिस्तान हो और ऊपर से तपती धूप पड़े और बारिशें ना होती हों, तो यानी कि डिहाइड्रेशन, ऑक्सीजन की कमी है। और एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत कम है मगर वो भी है, जैसे दलदली ज़मीन। दलदली ज़मीन पर भी कोई चीज़ नहीं उगती, इवन के बैक्टीरिया होता है, नीचे से कोई इसका नहीं होता। अब यही टेम्परेचर जो है हम इंसान की बॉडी में ढूंढते हैं। अब इसके लिए ये नहीं है कि भाई मेरे बाल गिरते हैं, आप अनन फनन नुस्खा बताएं मेरे बाल गिरना रुक जाएं। भाई हम तो आपको एक जनरल नॉलेज देते हैं और उसमें आपको नुस्खा भी बता देते हैं कि भाई ये क्या है। अगर वो एक नुस्खा आप पर, तो लिहाजा आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ बैठकर अपना मशवरा करें कि भाई आपको डिहाइड्रेशन क्यों हुई है। बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से उठते हैं। अब जो लिवर के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, बाज़ औरतें बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती हैं, सदमा आ जाता है, उनके बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से, बॉडी में ब्लीडिंग होने की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज में ग्लैंड्स खुश्क हो जाते हैं, दिमाग के भी ग्लैंड्स खुश्क हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बाल जो हैं गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी पे आपको जो नुस्खा बताया, अगर उससे फंक्शन नहीं, वो आपका फंक्शन ठीक नहीं हुआ, तो इमीडिएटली आप हमसे राब्ता करें और पर्सनल राब्ता करें, अपनी डिटेल दें, आप अपने बारे में, अपने ब्लड के बारे में डिटेल दें, जैसे से हम पता कर सकें कि भी आपको इन्फेक्शन कहाँ है, आपको डिहाइड्रेशन क्यों है। आप या तो पानी कम पीते हैं या आपकी खुराक में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई बहुत कम है। पानी के इस्तेमाल ज्यादा करने से भी बाज लोग कहते हैं हम तो पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी कितना करते हैं? ये 3 गिलास पीते हैं रोज के। भाई ये 3 गिलास इनफ नहीं है शायद। फिर बाज कहते हैं हम 12 गिलास पीते हैं। हो सकता है आप 12 गिलास भी इनफ ना हो, मगर ये है कि आप कंसल्टेशन के लिए तैयार हों और अपनी तमाम रिपोर्ट से हमें भेजें। हम आपको बाकायदा बताएंगे कि कहाँ फॉल्ट है और किस वजह से आपके बाल वापस आ सकते हैं। बाज लोग बच्चे हैं ऐसे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने एग्जाम देना, उनको एंजाइटी होती है, वो रात को जागना होता है, उन्होंने कॉफी के ऊपर कॉफी पीनी होती है। अब कॉफी क्या करती है? खुश्की पैदा करती है, नींद में फुकदान पैदा करती है। तो लाजमी बात है हमें कुछ ना कुछ उनके बारे में पूछना पड़ेगा। भाई आप कहीं कॉफी तो नहीं पीते, कहीं आप डर और खौफ तो नहीं करते? या बहुत बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दूध कहा जाए कि भाई बच्चे आप दूध पिया करो, और वो नहीं पीते। नजर पे अटैक होता है इसी वजह से, खुश्की की वजह से, कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से बाल गिरते हैं। बेशुमार चीजें ऐसी हैं
जिनको हम, अगर हमने कोई एक नुस्खा बता देते हैं वो फंक्शन नहीं कर रहा तो प्लीज राब्ता करें। अगला सवाल भी कनाडा से है जी। आई हैव बंच ऑफ ब्लू वेन्स, वेरिकोस वेन्स इन माय लोअर लेग, मोस्टली अराउंड लेफ्ट एंकल. My lower body, knee and under stays cold most of the time. Can you please suggest some medicine for these symposium? Jazakallah. Age is 22, male, weight 90 kilogram. अच्छा, जो इन्होंने अपना बहुत अच्छा किया है कि अपना वेट साथ बता दिया है, तो इससे से हमें अंदाजा हो जाता है कि इनका प्रॉब्लम कहाँ है। इनका प्रॉब्लम जो है बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर है, जहां इनको बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बनता है, यानी कि इनको बवासीर है। जब भी वेरिकोसिस वेन होते हैं, जब भी किसी को वेरिकोसिस होते हैं, वो आंतों की खराबी की वजह से होते हैं, यानी कि पाइल्स होता है, यानी कि आंतें जो हैं प्रॉपर तौर पर फेसिस को बाहर नहीं निकालती। तो जब या तो उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है टॉयलेट के जरिए से, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो रहा होता है, जैसे गाय भैंसों के अंदर पैदा होता है, और वो खून की गर्दिश जो है वो दिल की तरफ नहीं जा रही होती। और ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ठंडी चीजें खाने के आदी हो जाते हैं और इनका वजन बढ़ जाता है और आंतें जो है प्रॉपर काम नहीं करती, तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे से ऊपर को नहीं आती और खून नीचे की तरफ ही जमना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से वेरिकोसिस वेन होती हैं। इसमें यह है कि अगर बाज ऐसे पतली दुबली औरतें होती हैं, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, वो चाहे वो पोर्टल वेन ब्लॉक हो, चाहे इंटेस्टाइन के अंदर आईबीएस हो, क्रोन डिजीज हो, उनकी वजह से भी हो जाती है। ऐसी खवातीन जो हामला होती हैं, हामला औरत के अंदर इन्फेक्शन, हमल की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस बन रहे होते हैं, मैदे में बन रहे होते हैं, आंतों में बन रहे होते हैं, वो खा पी कुछ नहीं रही, उठना बैठना दोबर होता है, लाक में दर्द होता है, चूलों में दर्द होता है, वो बेटाइमी उनको भूख लग जाती है और ऐसा खाना खा लेती हैं जो उनकी इन्फेक्शन का बायस बन जाती है। बेटाइमी वो सोती हैं, बेटाइमी वो जागती हैं, तो इसकी वजह से उनको वेरिकोसिस वेन जो है बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ऑब्जेक्टी हो जाती हैं, पेट बड़ा हो जाता है बाद में जब वो डिलीवरी देती हैं। अगर मर्दों के अंदर है तो वो खाने पीने की वजह से होता है, उनका हेटेरोसेनिया हो जाता है, बड़ा पेट हो जाता है, मैदा बड़ा हो जाता है, उनका पता नहीं चलता कि कहाँ रोकना है, कहाँ खाना है और कब सोना है, किस वक्त जागना है, उनका बेइतदाली बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से वेरिकोसिस वेन होती हैं। इलाज वही है जो हमें ये पर्टिकुलर बताएंगे कि भाई आपको क्या आदत है। अब इसमें अगर डॉक्टर साहब होते हैं वो इजराइल शफकत तो बता देते हैं, मगर इसमें मेरे लिए नजदीक ये है कि उनको रठानिया चाहिए और अपनी आदत को बदलना चाहिए। रठानिया मदर टिंचर जो है बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकती है, चाहे वो बैक्टीरिया की सूरत में हो या इंटरनल इन्फेक्शन की सूरत में हो। आपके जवाब से मैं समझूं कि ठंडा खाना खाने से वजन बढ़ता है? जी, ठंडा खाना खाने से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बेतदाल हो जाते हैं, ऐसे मुल्क में जहां ठंड बहुत पड़ती हो। जैसे अब पाकिस्तान में भी एक ऐसा इतदाल हो गया है, गर्मियों के दिनों में लोगों को निमोनिया होता है, वो क्या करते हैं कि नहा कर एसी में जाकर सो जाते हैं, तो उनके तमाम मसल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं और वो उनको पैरालाइज होने का खतरा होता है। जो मौसम, अगर आप देखें कि टेम्परेचर बहुत हाई है, उस टेम्परेचर हाई के अंदर अगर आप ठंडा नहीं खाएंगे तो आपका ब्लड जो है वो ज्यादा बॉइलिंग करना शुरू हो जाएगा। उस सूरत में हमें अपने आप को ठंडा करना पड़ता है। जब हमने एसी में सोना है, एसी में उठना है, एसी में जागना है, सारा कुछ उसी में करना है, तो फिर आप ऐसे फ्रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं जो तासीरन ठंडा है? भाई बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, अंदर गर्मी नहीं है। आपने अपना टेम्परेचर, अपना एनवायरमेंटल टेम्परेचर तब आपने बना लिया हुआ है। तो ऐसे किसी जमाने में ये जो हमारे जो आर्टिफिशियल टेम्परेचर हम बनाते थे वो पहले नहीं हुआ थे। अल्लाह ताला ने हमारे इत्तदाल के लिए फ्रूट और खाने इस तरह बनाए थे, या ऐसी सब्जियां थी जो हमारे क्लाइमेट को बरकरार रखती थी। आज लोग यूरोप में सर्दियां पड़ती हैं तो ड्राई फ्रूट ले आते हैं, और
भाई हीटर आपके कमरे में चल रहा होता है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप सारा दिन उस टेम्परेचर में रहते हैं। भाई पूछेंगे कि भाई डॉक्टर साहब सर्दियों के लिए हम क्या करें, हम है ना पिनिया बना लें, हम है ना ये जो ड्राई फ्रूट है वो खाना शुरू कर दें। भाई आपने सर्दियों में बाहर निकलना नहीं, जब आपने निकलना है तो पूरी तरह पैक होकर निकलना है और ऊपर ओवरकोट तक पहना होता है, और घर में आप गाड़ी में, घर में, ऑफिस में, आपके घर में हीटर चल रहे हैं, ऑफिस में हीटर चल रहे हैं। आपने अपना क्लाइमेट आपने बना लिया हुआ है, तो अपने बॉडी का क्लाइमेट क्यों अपना बर्बाद करना है? ठीक सर जी, एक ने लिखा है गंदम से बनी हुई हर चीज से एलर्जी है, इसी कोई दवाई बता दें। इसमें सल्फर 3x में लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आंतों में बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं, और गंदम की गर्मी से उनको IBS शुरू हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिम्टम्स होता है, और उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसको सीलिएक डिजीज भी कहते हैं कि उनके अंदर से जो ओजरी की जो होती है ना, ओजरी टाइप जो बाल्स होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर इसमें सख्ती से कनक की बनी हुई चीजों को मना करते हैं, मगर यह है कि वो बाल पैदा हो जाते हैं दोबारा से। कल पाकिस्तान से सवाल पूछा गया था। जी जी। अगला सवाल भी अमेरिका से है कि उम्र 68, मर्द, शुगर का मरीज हूँ, पाँव में बर्निंग अक्सर रहती है, रात को सोते वक्त बढ़ जाती है, डॉक्टरों का ख्याल है कि नर्व्स डैमेज हो रही हैं या तंग हो रही हैं, जिसकी वजह से बर्निंग होती है, इसका कोई इलाज? क्योंकि उनकी उम्र 68 है। 68 का मतलब यह है कि वो चलना फिरना बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। इसका मतलब है उनका लोअर बैक दर्द करता है, L4 L5 दर्द करता है। जो लोग लेमन हो गया, अचार हो गया, सिरका हो गया, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे खाने इस्तेमाल करते हैं जैसे अपने आप को भाई ये गर्म नहीं खानी, ठंडियां खानी है। जब आप आपको बॉडी का पता नहीं है कि आपकी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। अब पेंक्रियाज उनका तबाह हो चुका हुआ है, इतनी उम्र में उनका इंसुलिन नहीं बन रहा, उनको खून की सख्त कमी है, उनका प्रेशर जो है नीचे की तरफ है, और आंतों में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बनते हैं। तो लाजमी बात है, बाज लोगों के तो पैर बहुत ठंडे होते हैं, मगर बाज लोगों के पैर बहुत गर्म होते हैं। इस सूरत में कभी उनका प्रेशर नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है, वो खून ऊपर की तरफ नहीं आता। इसमें भी उनको सल्फर ही चाहिए, या फिर ऐसी दवाइयाँ जो इनके पेट से बैक्टीरिया को निकालने में मदद करें, वो है कोलोसिंथेसिस। सही। पाकिस्तान से पूछा गया है, बच्ची की उम्र 4 साल है, खून की कमी है, मट्टी बहुत खाती है, घर की अशिया पर जो मट्टी की लेयर आती है उसको चाटना शुरू कर देती है, रात को खाना खिलाकर सुलाओ तो फिर भी रात में 2-3 दफा उठकर फीडर जरूर मांगती है, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, जिन दिनों 5 फोर्स देती हूँ उन दिनों ठीक रहती है, वक्फा डाल दो तो दोबारा शदीद कब्ज हो जाती है। इन्होंने दवाई पूछी जी। ये है कि ये जो बच्ची है वो डिहाइड्रेट है, और इसकी बच्ची की तिली बहुत कमज़ोर है, और इसका भी पानी की कमी है और तेल की कमी है। और ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है मट्टी खाते हैं। जैसे बाज़ लोग हैं बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, और बाज़ बच्चे जो हैं वो खुश्क चीज़ें खाने के आदी हो जाते हैं, और वो उनको लगती है। जिन बच्चों को भी कब्ज़ होती है वो मट्टी खाने की तरफ राग़ब होता है, और उनको मट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मुसलसल ऑन और ऑफ बुखार जिस्म में रहने की वजह से हेमोग्लोबिन जो है कम हो जाता है। ऐसे बच्चे को काफ़ी देर तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें जो ये दे रही हैं, और खुश्क चीज़ों से उसको बच्ची को दूर रखें, और पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं, और तेल इनको बादाम रोगन जो है वो मुसलसल देते रहें। भारत से सवाल पूछा गया है जी, मर्द जिसकी उम्र 44 साल है, शुगर के मरीज हैं, उनके फिंगर पॉइंट्स पर दर्द होती है, कानों के पीछे खिंचाव की कैफियत रहती है, दर्द भी होती है, दोनों टांगों में नमनेस की महसूस होती है, जिससे थकावट का एहसास रहता है। डॉक्टरों ने 500 मिलीग्राम की एक गोली रोजाना खाने को दी है, 2 हफ्ते से खा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। दवाई का नाम नहीं लिखा उन्होंने, 500 मिलीग्राम की एक गोली खा रहे हैं और कोई फायदा नहीं। हाँ जी, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसका मैं सर्विकल सिस्टम जो होता है, सर्विकल ये सारा सर्विकल सिस्टम है,
और दूसरा लिम्बागो रीजन है जो जहां बुखार ने अटैक कर दिया है। ये अटैक इसलिए होता है कि मैदे के अंदर और छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसकी वजह से इनके जिस्म में हल्का हल्का बुखार रहना शुरू हो गया है। अब यहाँ जो है उनको फौरी तौर पर अपने मैदे का इलाज करवाना चाहिए। वहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में टेगामेड के नाम से मिलती हैं दवाइयाँ, जो उसका दूसरा नाम है, जो उसके सॉल्ट का नाम है सिमिटिडाइन। अगर सिमिटिडाइन ये 6-7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद ये है कि अपने खाने पर नज़र रखें। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें और बहुत ज़्यादा टेंशन, ये चीज़ें जो हैं इनको इश्तियाल करती हैं और इसको नुकसान पहुंचाती हैं। उतनी देर तक ये अपने लोअर बैक में मसाज करें और कंधों पे मसाज करें, तेल का इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इधर इन्फेक्शन के 2 अटैक होते हैं, बुखार का अटैक होता है। तो इस सूरत में ऐसी दवाइयाँ जैसे यूपाटोरियम है, सिम्फाइटम है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दरेक से करना पड़ता है। हाइड्रोकोटाइल है, वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिससे उनकी बॉडी का बुखार कम हो। एक ने पूछा जी, नजर की कमजोरी और 7 रंगों की पहचान न होना, इसके लिए कोई दवाई बता दें। ये कॉर्निया की बीमारी है। ये कॉर्निया तक बीमारी जो है पहुंचती है, नसें के कॉर्निया तक खून नहीं पहुंचता। खून का ना पहुंचना जो है वो या तो ना ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है, या उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से, या वो पेट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। यानी कि ये देखना पड़ेगा उसमें ब्लड क्लॉटिंग है या खून प्रॉपर सही से पहुंच नहीं रहा होता, क्योंकि ये ग्लाउकोमा और कैटरेक्ट बन रहा होता है आंखों में। ठीक, कहते हैं जी, बुजुर्गों की सेहत बहाल रहे, ज़हनी और जिस्मानी, इसके लिए क्या लेते रहना चाहिए? पेट ठीक रहे और हड्डियों की मजबूती के लिए भी कुछ बता दें। देखिए कि जब इंसान बुजुर्ग होता है, जब तक वो अपने पाँव पे है, यानी कि अपने आप को मूवमेंट करता है, तो उसके ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं। चलते फिरने में जो है उसके मेसेंजरिंग ग्लैंड्स जो हैं हरकत में रहते हैं, और मूवमेंट में इंसान के हार्मोन्स जो है बनने की सूरत में इंसान के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं। अगर हम कहें कि इस सूरत में हम क्या लें, तो लाजमी बात है, इसमें कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनकी टांगें ठीक नहीं होती, या उनका चलना फिरना दोबर होता है, वो सारा वक्त बैठे रहते हैं, या उनका दिल नहीं करता। ऐसी सूरत में 3-4 दवाइयां हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। प्योर हींग, ऐसे बुजुर्ग जो बिल्कुल उठना बैठना दोबर होता है, वो हर खाने के बाद हीरा हींग को पानी में हल करके अपने खाने के बाद, चाहे वो कुछ भी खा रहे हो, एक टाइम के मतलब हर रोज अपनी आदत बना लें, वो पिया करें। अगर किसी को हींग की बू बुरी लगती है, उसके सूरत में अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है वो भी इस तरह की पार्किंसंस की बीमारियां, या ऐसे जो मायूस बुजुर्ग हो जाते हैं अपनी लाइफ से, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिर है क्रेटेगस, यानी कि जो दिल का टॉनिक है हमारा, वो इस पे काम करता है बहुत अच्छा। कि भाई ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो ठीक होते हैं, मगर सौदावी होते हैं, जो गमगीन होते हैं, मगर उन कहीं चलने फिरने को उनका दिल नहीं करता, तो ये होता है। बाज़ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो हर वक्त नुक्ताचीनी वगैरह अपने अंदर महसूस करते हैं, आने जाने से घबराहट महसूस करते हैं। उनके लिए 2 दवाइयां हैं, एग्नस कास्टस और डामियाना। अगर ये सारी दवाइयाँ अश्वगंधा, एग्नस कास्टस और क्रेटेगस ये मिक्स भी कर सकते हैं, वो एक इनका लिए टॉनिक बन जाता है। एक खातून है, ये उम्र 60 साल है, यूट्रस में सिस्ट था, ऑपरेशन से निकाल दिया है, सिस्ट कैंसर था, रेडिएशन की गई, जिसके बाद कमजोरी बहुत है, ऐसी दवा बता दें जिससे दोबारा सिस्टिस से महफूज रहा जाए। देखिए कि जब भी किसी ग्लैंड्स को फफूंदी लगती है या किसी को नुकसान होता है, वो होता ही खून की कमी की वजह से। ग्लैंड्स हमेशा खून मांगते हैं। अभी इनके यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स बने हैं,
अब वो उन्होंने निकाल भी दिया है, मगर उसके ऊपर जो रेडियोथेरेपी करके उन्होंने उसको जला दिया है। अब जलाने की सूरत में अब ये देखना पड़ेगा ये कि भाई एक यूट्रस अपने खुद से दिफा ही नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से उसके अंदर रसोली और फाइब्रॉइड्स बन गए हैं। तो अगर उसको हम जला देंगे तो वो अपने आप को बहाल कैसे करेगा? इससे बेहतर होगा वो सारा यूट्रस से ओवरी समेत निकाल दें, जिससे वजह से एक 60 साल औरत की कम से कम जिंदगी सहल तो हो जाए। बहरहाल उन्होंने ऐसा है कि उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है मैदे में, आंतों में, या कब्ज रहने की वजह से उनको फाइब्रॉइड्स बने हैं। अगर कोई ऐसा मुय्यन चीज बता दें, ना कि मैं एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बता दूं, मैं कहूँ कि हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता है इसकी वजह से है, फाइब्रॉइड से जो एक यूट्रस को जो ताकत देने वाली होती हैं, या ऐसी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जैसे लोअर बैक होता है उनमें। इसमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक दवाई है और वाइबर्नम है जो बहुत अच्छा इस यूट्रस के साथ स्टिमुलेशन करती हैं और एनर्जी देने में से के अच्छी समझी जाती हैं। तो ये 2 दवाइयाँ जो हैं हिज़्ब मात तकद्दुम के तौर पर इनको मैं बता सकता हूँ। बाकी जो अगर खून की कमी है उसके लिए हाइड्रास्टिस है, आंतों को साफ करने के लिए वो बेदरेग ले सकते हैं, और बैब्रिस वुल्गारिस है जो इनके खून को साफ करने में मदद कर सकती है। ये दोनों दवाइयाँ इकट्ठी ले सकते हैं जो इनकी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिस होता है या खून को साफ करके इनकी एनर्जी को बहाल कर सकती हैं। ठीक, अगला सवाल तो नहीं है। आपके किसी प्रोग्राम को किसी ने, मैं समझता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और बात को गलत समझा है, तो जिस पे उन्होंने आपसे कुछ बातें पूछी हैं, लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है मुझे उस पर एतराज है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। समीना नाज उनका नाम है, और उन्होंने लिखा है कि आपने, अमीनी साहब ने, ऑस्टन और ऑटिज्म एंड शिज़ोफ्रेनिया ऑटिज्म और शिज़ोफ्रेनिया को एक ही डिजीज के 2 नाम बताए हैं। प्लीज आप इसे करेक्ट कर लें, ये दोनों अलग प्रॉब्लम है। अगर आपके नॉलेज में कोई बात नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना दें। अब यहाँ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो क्लियर कर दें, नहीं तो इग्नोर कर दें। मैंने इसके जो ये प्रोग्राम वो देख लेंगी, मैंने बड़ी सफाई से इसको शिज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म को हमारी इस्तिलाह में इसको पागलपन कहा जाता है, तो मैंने इसी लिहाज से इसके कई ऐसे नाम बताए थे। वो अगर इनको समझ आती है तो ठीक है, वरना हम ना यहाँ से तनकीद बाय तनकीद तो हम कर नहीं सकते। मैं उनकी हौसला अफजाई पर दाद दूंगा, वरना मैं क्योंकि अगर कोई ऐसा मसला हो तो मैं बयान कर दूंगा, वरना ये इसके ऊपर मेरा कोई इस पे सवाल का जवाब नहीं, मैंने क्योंकि इसका बड़ी तफसील से जवाब दे दिया हुआ। ठीक, और नाज़रीन के लिए भी कि आइंदा से इस लैंग्वेज का सवाल मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि पहला मौका मिला है इसलिए मैंने पूछ लिया है, लेकिन आइंदा से हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज बहरहाल सही होनी चाहिए। वो मैं इनको ये देखें कि शिज़ोफ्रेनिया जो इनकी क्योंकि लुगत ठीक नहीं है अपने, इनका जो है, अब मैंने पहले इसका लफ्ज बोला है, तो जो ऑटिज्म है ये शिज़ोफ्रेनिया सिंड्रोम्स इन चिल्ड्रन है, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो वो इससे उनको लगता है कि भाई इनकी इस्तिलाहत हमारे नज़दीक, क्योंकि ये जो नाम रखे जाते हैं होम्योपैथिक के लिए बेमाना होते हैं, हमें जो तिब होता है उनके लिए बेमाना होते हैं, क्योंकि वो इसका ओरिजिन जानते होते हैं कि ये पागलपन या इस तरह की सिम्टम कहाँ से आ रही हैं। अगर ये जो मुख्तलिफ नाम होते हैं ये लोग खुद देते हैं और फिर इनके पास इलाज भी नहीं होते, और इलाज के लिए फिर ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ है कि मैंने इसकी पहले वजाहत की कि ऐसे ऐसे खून बनता है और खून के अंदर इतनी इतनी कसाफत होती है, उसको हम किस तरह साफ कर सकते हैं। तो इसका रीज़न जहाँ भी से भी शुरू होता है मैं उसकी तफसील से वजाहत कर चुका हूँ। तो और इसका नहीं अगर इनको समझ आती तो मैं इनकी लुगत जो है इनकी आपको तफसील से इसकी है ना कुछ डिक्शनरियाँ भेज दूंगा, जहाँ से ये हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमें कोई इल्हाम नहीं होता, हमें कोई हेलोसिनेशन नहीं होते कि भाई हम ना अपने तसव्वुरात से सोचते हैं।
हम इनकी तमाम जो तहकीकात होती हैं उन पर ही तहकीकात करते हैं और फिर अपनी दवाइयों को ढूंढते हैं कि ये बीमारियां कहाँ से आ रही हैं और इनको हम कैसे हल करना है। और ये हम कोई एलोपैथिक का स्कूल नहीं चला रहे, बल्कि हम एलोपैथिक के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है कि किन दवाइयों का हम साइड इफेक्ट्स खत्म कर सकते हैं। और अगर इस किसी की भी कैंसर का इलाज हम कर रहे हैं तो इनके अंदर बेशुमार कैंसर की जो मेडिकेशन करते हैं उसके भी बेशुमार साइड इफेक्ट्स हैं, उसको हमने किस तरह रिड करना है और उसका मुकाबला करना है। तो ये तो एलोपैथिक के नाम है, हमारे नाम नहीं है। हमने इसके ऊपर फिर भी इसके ऊपर वजाहत करते हैं, ये हमारी हिम्मत है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। उमर जी शुरू हो जाओ। जी ठीक है। अच्छा, उससे अगला सवाल था, वैसे तो पूछा उन्हें राना साहब से, लेकिन मैं पूछना कि शरबत कफूर पाकिस्तान से कहाँ से मिल सकता है? शरबत काफूर भाई मेरे, ये हमारा अपना प्रोडक्शन है, हमारी अपनी ब्रांड है। इसके अंदर हमने यूरोप के मुनासिबे जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो लोग खाना खाते हैं, उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। कि इसको बाज़ लोग कहते हैं कि हम अगर उनको बताएं कि भाई एकोनाइट ले लें, फलां ले लें, ये बैक्टीरिया ले लें, मुख्तलिफ दवाइयाँ ले, हमने देखा कि बच्चे खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, या बड़े लोग किस वक्त खाना खाते हैं, क्या उनको बीमारियां होती हैं, उनके बुखार नहीं होते और बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है यहाँ यूरोप में, और हम उनको किस तरह बचा सकते हैं। हमारा ये एक मार्का है जो हमने शरबत काफूर बनाया है। इसमें एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स को ख़त्म करते हैं। ऐसा ज़िद्दी बुखार जो बार बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बावजूद नहीं उतरता, उसका हम इसको उसको 3 दिन के अंदर अंदर हमने उतारना होता है, एनर्जी बहाल करनी होती है। ये अब पाकिस्तान में कैसे हम भेज सकते हैं या उनको फॉर्मूला दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनके लिए शरबत काफूर बेमानी है और ये यूरोप के लिए खास तौर पे बनाया गया है। यूरोप की बीमारी, यूरोप के एनवायरनमेंट को देखकर बनाया गया है। अगला सवाल है, हाई ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल इलाज क्या है जिसके साथ सर दर्द और गर्दन में दर्द होती है? देखिए कि हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक मुस्तकिल तौर पर उस इंसान की अपनी डाइट से है। अगर वो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या वो अपने खाने में ठंडा खाना इस्तेमाल करता है। अगर उनकी लो पल्स रहती है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इसका मतलब है कि उनकी आर्टरीज सूज गई हैं ठंडी चीज़ों से। उनको बिला दरेग हींग लेनी पड़ती है क्योंकि उसने जिद करना है, उसका जो उन्होंने अपनी आदत में किया हुआ है। ऐसे लोग जो ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ वाला पानी पीते हैं, उनका प्रेशर जो है ऊपर की तरफ जाता है, नेक की तरफ जाता है, सर की तरफ जाता है। वो वक्ती तौर पर तो उनको अच्छा लगता है कि मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ, मगर उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी इंसान की पल्स बहुत हाई रहती है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। मतलब कि पल्स बहुत हाई रहती है मगर उनका 35 to 45 ब्लड रहता है, मगर उनकी जो दिल की आर्टरीज होती हैं वो भी सूज जाती हैं और वो बहुत पेनफुल होती हैं, उसमें ब्लड क्लॉटिंग बनता है। तो ऐसे लोगों को नीम मतलब रूम टेम्परेचर यानी कि बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए और गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यहाँ जैसे हरी मिर्चें हैं वो नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को जिनकी पल्सेशन हाई होती हो उनको गर्म चीज़ों से नुकसान पहुंचता है और जिनको लो पल्सेशन रहती है उनको ठंडी चीज़ों से नुकसान पहुंचता है। ये दो मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर्स हैं, उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई उनको है कौन सा ब्लड प्रेशर। जी ठीक है। अगला सवाल है, एक खातून जिनकी उम्र 41 साल है, उनको सुबह उठने पर दायां हाथ काम नहीं करता और दिन भर हाथ की उंगलियां सुन रहती हैं, हाथों में दर्द होती है, बाएं पांव की नस खिंचती है और मैदे में ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है। देखें कि आखिर में उन्होंने अपना डायग्नोज खुद ही कर दिया। ज़बरदस्त हो गया ये है कि ये जो रात को देर से खाना खाना और खाना खा के सो जाना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है।
और इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज है, L4 L5 से नीचे वाला हिस्सा पोर्शन जो है L4 L5 है, यानी कि लंबागो और सैक्रो। ये जो ऊपर वाला होता है ये सर्विकल्स होते हैं, जहां मैदे की खराबी की वजह से वो प्रेशर जो है नीचे की तरफ पड़ता है और नर्व जो है डैमेज हो जाते हैं, हाथ पैर सून हो जाते हैं। उनको फौरी तौर पर चाहिए कि वहां अपना मसाज करवाएं और गर्म पानी पिएं, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी का बार बार कावा पिएं कि जो मैदे की लाइनिंग है वो ठीक हो जाए और इनको पेशाब आकर इनका बैक्टीरिया निकल जाए। ठीक, और इसके के लिए लाइकोपोडियम और बेब्रिस लाइकोपोडियम 200 या 30 ले लें, या फिर बेदरेग जो है बेब्रिस वुल्गारिस का इस्तेमाल करें और अपनी आदत को तब्दील करें। ठीक है। अगला सवाल है कि एज 61 है, डस्ट मेट इचिंग, डस्ट मेट एलर्जिक ऐसे करके लिखा हुआ है उन्होंने। जी जी जी। वो है उनको, और सुइयां सी चुभती हैं, और कुछ इलाज बता दे इसका, कनाडा में रहते हैं ये। ये इसके लिए यह है कि जो डस्ट एलर्जी होती है वो उसी सूरत में होती है जब इंसान सिट्रिक एसिड बेमौसमी खाएगा। मिसाल के तौर पर सारा उधर, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मुख्तलिफ होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन से फ्रूट जो हैं सर्दियों के हैं, कौन से गर्मियों के हैं। जो लोग सर्दियों में गर्मियों के फ्रूट खाएंगे, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हैं, तमाम सिट्रिक फ्रूट जो हैं गर्म मौसम में पैदा होते हैं, जैसे ऑरेंज है, तरबूज है, खरबूजा है। तो जब ये लोग जो खाएंगे तो उनको तमाम बॉडी के अंदर एलर्जीज बढ़ जाती हैं और हेमोग्लोबिन जो है लो हो जाता है और रेड सेल बाजों के बढ़ जाते हैं और वाइट सेल भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बेशुमार चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, खास तौर पर नाक में खारिश या आंखों में खारिश, छींकें वगैरह आती हैं, और नट्स एलर्जी हो जाती है, स्पाइस एलर्जी होती है। वो कोई भी मिर्चों वाला खाना नहीं खा सकते, उनको उससे मैदे में, आंतों में जलन होना शुरू हो जाती है। अगर ये अपनी आदत बदल ले तो शरबत काफूर इनका इलाज है। जी ठीक है। अगला सवाल है कि एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल है, उसको खाना खाने के बाद हाथ और पाँव में कमजोरी महसूस होती है और उसे लगता है कि वो चलने फिरने से गिर जाएगा, इसकी दवाई बता दें। ये बात दरअसल यह है कि अगर बच्चा का ये जो बच्चे का मैदा जो है वो सूज गया है और तिली सूज गई है, इनका हेमोग्लोबिन जो है इसका भी कम हो गया है, इनको चाहिए कि अपने जो खाने के पोर्शन है कम से कम बहुत छोटे छोटे लें, या फिर ऐसे खाने खाएं जो बिल्कुल माइल्ड किस्म के हैं, यानी कि हैवी मील ना खाएं, बहुत थोड़ा थोड़ा खाएं, बेशक 12 दफ़ा खाएं दिन में, मगर थोड़ा खाएं और माइल्ड किस्म का हो, ना खुश्क हो ना तेजाबियत वाला हो, और थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके के लिए हाइड्रास्टिस और जेरानियम 2 दवाइयाँ हैं जो इसका इस्तेमाल बेदरेक कर सकते हैं वो आराम से। या फिर अगर कुछ नहीं है तो शरबत काफूर उनके पास अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल करें। अमीन साहब, बेदरेक से क्या मुराद आपकी? बस ये है कि इनको ऐसी चीजें, जो मैं बेदरेक से मुराद ये होता है कि ऐसे लोगों को जो मैं दवाई बताता हूँ उनको कतन नुकसान नहीं दे सकती। 10 कतरे से लेकर 30, 40, 50, 1 टेबल स्पून तक वो ले सकते हैं। ठीक ठीक। अगला सवाल है, मेरी उम्र 35 साल है, सुबह उठने के बाद चक्कर बहुत आते हैं, लेटने पर भी चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा जैसे उल्टी आ रही है वैसी उनकी तबीयत होती है, पेट भरा भरा रहता है, बताए क्या दवाई देनी चाहिए। देखिए कि उन्होंने साथ ही बता दिया कि उनका पेट भरा भरा रहता है, यानी कि उनका मैदा सूजा हुआ और प्लस बैक्टीरिया उनके मैदे में है। तो इसके लिए तो मैं हींग ही रिकमेंड करूंगा, हीरा हींग है, और वो 1/4 टीस्पून पानी में डालें, नीम गर्म पानी में डालें, उसमें शहद डालें और सिप वाइज उसको पिएं। और कोई भी स्मूदी वगैरह इस्तेमाल ना करें, और ऐसे खाने इस्तेमाल ना करें जिसमें इमली हो, आलू बुखारा हो, या चाट मसाला हो, या निहारी मसाला हो, इस तरह के मसाले ना इस्तेमाल करें। जी ठीक है। इससे अगला सवाल है कि उम्र 35 साल है, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद पसलियों में दर्द और खांसी शुरू हो गई थी, कोई दवाई बता दें। जी, उनका
ये है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से बेशुमार ऐसे जिनको बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको ज़रूर हड्डियों में दर्द होता है, क्योंकि उनका पोटाशियम हाई हो जाता है। तो इनको लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे से इनकी पोटाशियम कम हो, और उसमें शहद डालकर हर खाने से पहले, हर खाने के बाद लें, और कुछ देर के लिए पैरास्टामोल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दवाई है सालिसिलिक एसिड वाली दवाई हमारी है, वो है सालिक्स एल्बा और यूपाटोरियम, 2 दवाइयाँ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं होम्योपैथिक में। जी ठीक है। एक और सवाल है इसी तरह के, एक लड़का है जिसकी उम्र 30 साल है, उसको पाकिस्तान में था तो डिप्रेशन हुआ था, और अब जब वो इधर जर्मनी में आ गए हैं तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, तो उनको वैसा महसूस हो रहा है कि वही डिप्रेशन उनका दोबारा वापस आ गया। ये ओसीडी होता है, डिप्रेशन होता है, लाजमी बात है कि वो भी इनके खाने से ही ताल्लुक़ रखता है, उनकी आदत से ताल्लुक़ रखता है। इसमें नक्स वामिका ही मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे तफसील से नहीं बताया अच्छी तरह। बहरहाल यह है कि नक्स वामिका उनको फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि उनके मैदे में और आंतों में कहीं बैक्टीरिया हैं। ठीक है। अगला आजमा के सवाल भी ठीक इसी से ही रिलेटेड है कि मेरे हस्बैंड ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद उनके कंधे में दर्द है बहुत ज़्यादा, जो आगे सीने से होकर पीछे कमर तक जाती है, और बाजुओं में भी दर्द होती है। जी, इनका अल्कलाइन फॉस्फेटेज लगता है बढ़ गया है। इनको हाइड्रोकोटाइल और बैब्रेस लेनी चाहिए, कि जिससे उनके एंजाइम जो हैं लिवर के कम हो, या फिर अपनी रिपोर्ट मुझे भेजें जिससे मैं उनके एंजाइम को चेक करूं, क्योंकि उनका जो शोल्डर दर्द कर रहे हैं और उनका जो दूसरी सिम्पटम्स जो बताई हैं वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज वाली हैं, कि भी उनका क्यों है बढ़ा, ये देखा जा सकता है। ये ठीक है। हाइड्रोकोटाइल और बैब्रेस वुल्गारिस 2 दवाइयाँ, या तीसरी दवाई है कार्डस मारियानस, ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि 6 माह से मुझे बिल्कुल रात में नींद नहीं आती, पैसीफ्लोरा भी ली है, होम्योपैथिक भी ली है, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक ये है कि पैसीफ्लोरा वालेरियाना को ये इस्तेमाल कर सकते हैं, नक्स वामिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी आदत को भी तब्दील किया करें, पानी का इस्तेमाल करें जिससे ऑक्सीजन बरकरार हो, और ऐसी बीमारियां, ऐसे खाने, ऐसी दवाइयां का भी जिक्र किया करें कि भाई हम ये दवाई खा रहे हैं और इससे हमें बाज़ दफ़ा लोगों को टेंशन होती है, हम मशवरा कहीं और देते हैं। एक आदमी को चोट लगी तो मोच आ गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा टखना दर्द करता है, पता नहीं क्यों करता है। हमने ना ऐसे दवाइयां बताना शुरू कर दी कि भाई हो सकता है इसके नर्व कहीं से हिल गए हों। बाद में पता चला कि भाई उनको चोट लगी थी। अब ये है कि हमें पूरी तफसील से भी बता दिया करें कि भाई मुझे नींद कितने अरसे से, 6 महीने से नहीं आ रही, मगर इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन है, कोई गम आया होगा, टेंशन हुई होगी, या जिसकी वजह से आपके बॉडी में बुखार आया होगा, आपने कोई मेडिकेशन की होगी। तो इसमें यह है कि दूध, पानी, मक्खन और ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये खुश्की के जिमरे की वजह से नींद नहीं आती या बीमारी की वजह से नींद नहीं आती, मगर ये काम आप की प्रॉपर तरीके से कम कर देगी। ग्लैंड्स मौतर हो जाएंगे, यानी तर हो जाएंगे, और नींद आना शुरू हो जाएगी। अभी ये देखें कि एक आदमी मोटा ताजा है, वो जहां बैठता है वो सो जाता है, ठीक है। एक दुबला पतला आदमी है, वो जहां बैठता है वो रात भर नींद आती, यानी कि मोटे आदमी के अंदर खुश्की नहीं है। और जो कमजोर आदमी है, जिनको अक्सर कब्ज रहती है, मसलन छोटी छोटी बात पे डर जाता है, हर बात उनको खौफजदा करती है, पुरानी यादें खौफजदा करती हैं, उनको नींद नहीं आती, या मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, वो अपने आप को इंटरटेन करते हैं, बाज इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगे होते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुश्क करते हैं। तो खुश्की को खत्म करने के लिए हमारे पास थूजा है, कार्डस मैरियानस है, अवेना साटिवा है, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं अगर पैसीफ्लोरा अकेली काम नहीं कर रही तो। जी ठीक है। अच्छा, अब वक्त है और मेरे पास अभी 7 सवाल हैं बाकी। 7 या 60? 7। 7 कर लो। अच्छा, अगला सवाल है कि मेरी अमीनी साहब से सवाल है कि भूख ना लगने की वजह बता दें, और आगे लिखा है सदमा और परेशानी, शायद उन्होंने अपनी सिम्टम भी बताई है। हाँ जी भाई, ये है, देखें कि जब सदमा होता है तो सबसे ज्यादा अटैक मैदे पे होता है, यानी कि भूख नहीं लगती, जुबान का जायका कड़वा हो जाता है, जिस्म में बुखार आना शुरू हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा इसमें यह है कि सदमे का इलाज किया जाए,
और सदमे के लिए एकोनाइट है, आर्सेनिक है, ये पल्स्टिला है, ये नक्सवामी का, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, ये घर में होनी चाहिए, चाहे किसी भी पोटेंसी में हो, 30 में हो, 200 में हो, 0 में हो। किसी 0 में आर्सेनिक नहीं इस्तेमाल कर सकते, एकोनाइट इस्तेमाल हो सकती है। तो ये आरामेट बहुत अच्छी दवाई है, जो सोने का पानी है। अगर सोने का आरामेट नहीं मिलती, चूड़ियों को भिगो के रख दीजिए, धोकर एक गिलास या एक टब में, जो छोटे से होते हैं मग्गे वगैरह, उनमें भिगो के रख दें कि ये रेगुलर लेते रहेंगे वरना। दूसरी बात यह है कि हमारे पास चेलिडोनियम बहुत अच्छी दवाई है, जो गम को कम करती है, गम के असरात को कम करती है। और कार्डस मारियानस है, क्रेटेगस है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है कि पेट में गड़गड़ाहट की आवाज आती है, अजाबत सब्जी माइल और टुकड़ों की शक्ल में होती है, और चक्कर भी आते हैं, ऊंची जगह से नीचे नहीं देख सकता, ऐसे लगता है कि नीचे गिर जाऊंगा। हाँ जी, ये है कि आंतों की खराबी है। आंतों की खराबी इनका क्यों हुआ है? या तो इनको ठंड लग जाती है इजीली, क्योंकि अजाबत जो है वो इनकी जर्दी माइल है। जर्दी माइल बच्चों में उसकी सूरत में होती है या बड़ों में, जब इनको कहीं इंटरनल जो कई बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से फिर उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो लोअर बैक होता है उसको ठंड लगती है, या ऐसी जगह पे बैठते हों या ऐसा काम करते हों जिसमें उनके लोअर बैक में ठंड लगती है, या उनको ऐसे खाने होते हैं जो बैक्टीरिया बनाने में मदद करते हैं, उनको ये जायज़ा लेना होगा। एक दवाई है विथानिया कुगुलांट, इसको कास्कारिला, एक जो डॉक्टर साहब राणा साहब अक्सर बताते हैं, वो उसके साथ मिल करके। अगर इसका दूसरा नाम है पनीर बूटी। पनीर बूटी जो है, रात को तकरीबन 10-12 पनीर बूटी रात को भिगो दें और सुबह से का निहार मुँह पानी पी लें, या फिर ऐसे क्या है कि थोड़ा सा काट लें या इसको बॉयल कर लें, अच्छी तरह निचोड़ लें और उसका बेदरेग इस्तेमाल करें, यानी कि बार बार इस्तेमाल करें, तो उन्हें क्या जो है ये क्रोन डिजीज़ है, ये या IBS है, ये इनसे ठीक हो जाता है। जी ठीक है। एक और सवाल है, वो उन्होंने वैसे राना साहब से पूछा था, पिछली दफा नहीं पूछ सका, कि उन्होंने अपने जिगर का टेस्ट करवाया था, और वो जो है उन्होंने वो राना साहब को भेजा है, और उन्होंने साथ अपनी सिम्टम्स लिखी हैं कि मैं हर वक्त थकी थकी रहती हूँ, मेरे हाथ पाँव के नाखून काले होते जा रहे हैं और पेट बढ़ गया है। हाँ जी, इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में फंगस बढ़ रहा है और कई हिस्से जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो पूरी तरह काम नहीं करते। ये है कि अगर उन्होंने ये रिपोर्ट भेज दी है तो आ जाएगी, हम है ना उससे का एनालाइज करके उनको भेज देंगे। जी ठीक है। उससे अगला सवाल है कि मेरी उम्र 46 साल है, मेरे नहीं, ये सवाल हो गया था। एक और लजना का सवाल है जी जी, कि फरमाइए। कि उनको आयरन की कमी है, और हाथ और पाँव में जलन होती है, और उम्र 40 साल है उनकी। अच्छा, इनका जो आयरन है वो लो इस वजह से है कि इनकी बॉडी में खून कम बनता है और रेशा ज़्यादा बनता है। तो ऐसी सूरत में जो फेरोसल्फेट एक कैप्सूल मिलते हैं बाहर से, वो लेने चाहिए। दूसरा है कि इनको बेवरेज से इस्तेमाल करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि इनका खून जो है साफ़ होना शुरू हो जाए, और अपने खानों में यखनी इस्तेमाल करें। और यखनी इस्तेमाल करने से इनके हाथ पैर में है जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। और कोई ऐसे खाने ना खाएं जो ठंडे हों, या सब्जियां हैं तो सब्जियां बिल्कुल ना खाएं, शोरबे से रोटी खाएं, आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, शलजम गोश्त, इस तरह की चीज़ें खाएं जिसमें ज़ीरा भी हो और लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची भी हो, जिससे से इनके पेशाब, इनको खुल के पेशाब आए। और इनका ये जो इस तरह की तकलीफ होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रेशा होने की वजह से होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि मेरी उम्र 50 साल है और काफ़ी देर हो गई है, मुझे चक्कर आते हैं उठते वक्त, जब यानी कि लेट कर जब उठूं तो उस वक्त, उसके अलावा मेरे हाथ के जोड़ों में भी दर्द होती है कोई, और कलाइयों में भी दर्द होती है। हाँ जी, इसका ताल्लुक भी मैदे से है। इनको अब ख़तरा है डायबिटीज़ का भी। जब मैदे का प्रॉब्लम होता है, अक्सर और बेशतर देखा गया है कि उन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है और हाजमा दुरुस्त नहीं होता। तो इस सूरत में उनको मैदे के दवाइयाँ लेनी चाहिए।
और जिसमें कार्बोवेज काम कर जाती है मैदे के ऊपर क्योंकि सोजन होती हैं। और दूसरा हाइड्रास्टिस मैदे की बहुत अच्छी दवाई है। कोंडियोरेंगो बहुत अच्छी दवाई है। अगर घर में अच्छी हींग है जिसका नाम एसाफिटिडा है, वो इस्तेमाल, जिसको मैं बार बार हीरा हींग कहता हूँ, वो एक छोटा चम्मच का चौथा हिस्सा पानी में डालकर, या अगर उसकी बू बुरी लगती है तो उसके कैप्सूल बना लें और वो दिन में 3 से 6 कैप्सूल रोजाना के खाए जा सकते हैं। और अपनी प्लीज आदत बदलें, जी ठीक है। खाना खा के अपना सोएं। ठीक। और ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म होता है तो दे दवा दवा वो आइसक्रीम खाना शुरू हो जाते हैं। अगले ही लम्हे यहाँ यूरोप में बारिशें शुरू हो जाती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है तो बॉडी भी ठंडी हो जाती है। ये अगला सवाल था आपका। जी। इसने कहा मेरी बेटी की उम्र 32 साल है, चेहरे पर दाने निकलते हैं और खारिश भी होती है, और खारिश करने पर दाग पड़ जाते हैं, और पड़ जाते हैं। एक और बात, और फिंगर का गोश्त खाने की भी आदत है, पता नहीं फिंगर। और जो नाखून खाने की हाँ, आदत, फिंगर का एंजाइटी, गोश्त खाने की आदत है। एंजाइटी है क्योंकि उनको ना नाखूनों के ऊपर पड़ा हुआ गोश्त जो है वो बुरा लगता है और वो उनको इरिटेट करता है। इसमें यह है कि सवाल था पूरा दोबारा से दोहराइए जी प्लीज। मैं पढ़ देता हूँ। मेरी बेटी की उम्र 32 साल, चेहरे पर दाने निकलते हैं और खारिश करती हैं। जब खारिश करें तो उसके दाग पड़ जाते हैं, और इसके अलावा उनको नाखून का गोश्त खाने की आदत है। ऐसी बच्चियों को मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और मीठे खाने की वजह से इनके मैदे में बैक्टीरिया बनते हैं और यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। इसमें 2 दवाइयाँ काम करती हैं। अगर सबसे पहले तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, जिस चीज़ से उनको क्रेविंग होती है उसका हाथ रोक लें और उनको सख्ती से मना करें कि भाई ये बैक्टीरिया को पाले नहीं बल्कि उनको किल करें, भूखा मारें उनको बैक्टीरिया को। दूसरे नंबर पर सल्फर और फास्फोरस 2 दवाइयाँ मिक्स हो सकती हैं। ये दवाई तकरीबन कुछ अरसा लेने के बाद ये 6x में ले लें, सल्फर और फास्फोरस, ये दोनों दवाइयाँ उनको काम कर जाएंगी। ठीक है। एक और सवाल है कि मेरी उम्र 60 साल है, मुझे एसिडिटी है, 25 साल से पायलरी था, अब नहीं है, लेकिन एसिड रिफ्लक्स होता है और सारा दिन रहता है। एसिड रिफ्लेक्सेस जो ताल्लुक होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेट से होता है, यानी कि पित्ते का पानी जो है मुनासिब हद तक नहीं बनता। जो पित्ते का पानी होता है वो तमाम इंटेस्टाइन को क्लीन करने में मदद करता है और बैक्टीरिया को, फैटी एसिड्स को रिलीज करने में मदद करता है और मुनासिब हद तक फैट को डिसॉल्व कर कर लिवर तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर किसी ऐसे एक बार आपने गलती कर दी है जैसे से आपके अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप मीठे चावलों के ऊपर दही डालकर खा लेते हैं या मीठे चावलों के ऊपर सालन डालकर खा लेते हैं, वो एक बार पहली बार स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाता है कि लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फिर बाज़ ऐसे गम आते हैं, टेंशन्स आती हैं जिसकी वजह से ये अल्कलाइंस बढ़ जाते हैं। बार बार ऐसी जॉब होती है जिसमें बार बार जैसे कि टेंशन होती है, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातों पे टेंशन होती है, इससे भी अल्कलाइन जो है बहुत कम हो जाते हैं। इससे कि जो पित्ते जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाता है। फिर जो डाइट होती है वो मुख्तलिफ है, जिसमें अक्सर डॉक्टर रेनिटिडाइन देते हैं, सिमिटिडाइन देते हैं, फिर इसमें देते हैं लांजाप्राजोल, ओमिप्राजोल, गैविस्कोन वगैरह मुख्तलिफ दवाइयाँ ट्राई करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो बीटेन देने होते हैं हमें बॉडी के अंदर, यानी कि लिवर के अल्कलाइन को बढ़ाना वो ज़रूरी होता है। मगर ये इसमें काम डाउन रहना पड़ता है, सुकून से देखना पड़ता है कि ये आपकी आदत क्या है, उसको आदत को तब्दील करें। ठंडा पानी ना पिएं और बहुत ज़्यादा गर्म तेज़ी से ना खाएं, गरम गरम खाना ना खाएं। जब तक आप, इसके लिए हमारे पास एक लिवर टॉनिक है जिसमें लेप्टेंड्रा, हाइड्रास्टिस, चेलिडोनियम, कार्डस मरियानस, हाइड्रास्टिस, ये दवाइयाँ हैं, ये इस्तेमाल हम करवाते हैं तो एक वक्त आता है तो इनसे जान छूट जाती है। मगर इसका आदत से ज़रूर ताल्लुक़ होता है। प्लीज़ उस आदत को अगर आप तब्दील कर लें, पर्टिकुलर आदत होती है, अगर आप अपनी बॉडी के लिए सिंसियर हैं तो प्लीज़ हमें वही हकीकत बताइए जो आप करते हैं।
तो आपका उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और इससे अगला सवाल है एक कि बूफोराना का कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए? ये 3 एक्सेस से शुरू हो जाती है। बूफोराना ये है कि एक मेंढक का जहर है और ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। ये तो कम अज़ कम 3 एक्सेस से 200,000 तक हम देते हैं लोगों को। ये मुख्तलिफ दवाइयों के साथ मिक्स होकर, जैसे एचिनेशिया है, ये एंटीबैक्टीरिया एंटीवायरस होने के, एचिनेशिया भी क्योंकि एंटीवायरल है, तो ये उस सूरत में हम इस्तेमाल कराते हैं। जी ठीक है। अच्छा पहले मैंने 3 एक्सेस से लेकर 200 या 1000 तक। जी ठीक है। इस तरह के मैंने जो पूछा था तो 2-3 और सवाल आ गए हैं तब के। तो ये ये मुख्तार साहब कितना टाइम है आपके पास? सर जी मेरे पास तो अपॉइंटमेंटें शुरू हो गई हैं, तो चले हाँ जी, अगर अगली ये दो अगली दफा पे नोट कर लें, फिर अगली दफा पे। ठीक है सही है। ठीक है जी, तो एक दो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत एक सेकंड की, वो अगर आप बता सकें। एक ने पूछा है कि डॉक्टर साहबान ने जिल्द की बीमारियों के बारे में नट्रम मेयर 6x till 30x लेने के लिए कहा था। मेहरबानी करके ये पूछ दें कि इनसे क्या एक्जिमा पहले ज्यादा होगा, यानी क्या पहले बढ़ेगा, या ये कि ठीक होगा? देखिए कि नाइट्रोम्यूर जो होता है ये नमक है, सादा नमक है जो रोज़ाना हम खाते हैं। जो भी हमारी जल्दी बीमारियां होती हैं उसका रिस्पॉन्सिबल एड्रेनलिन होते हैं, यानी कि गुर्दों के ग्लैंड्स होते हैं। अब जो जल्दी बीमारियां ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एड्रेनलिन होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर अक्सर एक्जेमा में प्रेडिसिलॉन की क्रीमें, प्रेडिसिलॉन के जो खुद जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे जल्दी से आराम आता है। आप ये देखिए कि आपकी बॉडी में कौन सी यूरिया या कौन से ऐसे क्रेटिनाइन जो हैं हाई हो रहे हैं, या जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। अब ये देखिए 200 नाइट्रोम्यूर अक्सर होम्योपैथ बता देते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर पस पड़ जाती है जिसकी वजह से किडनी को ना पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उसमें नाइट्रोम्यूर बता देते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि इन लोगों को खून साफ, पहले सबसे पहले खून साफ करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, और अपने खाने में कोई किसी किस्म का सिट्रिक एसिड इस्तेमाल ना करें, यानी कि नींबू का साथ, टाटरी, या ऐसे नमकीन खाने, या ड्राई फ्रूट, या जिसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट, जो नमक में ड्राई फ्रूट होते हैं, अखरोट, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और सादा बिल्कुल दूध पे चले जाएं, तो वो लोग नाइट्रोम्यूर से हील हो जाएंगे। अगर वो इन आदतों को बरकरार रखेंगे और इन चीज़ों को खाएंगे और अपना वो सिर्फ अपनी आदत को तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ नाइट्रोम्यूर लेने पर उस पर इस्तेफादा करेंगे, उनको कभी भी कोई भी मुराद पूरी नहीं होगी। एक ने पूछा कि आप हींग और अश्वगंधा का जिक्र करते हैं, क्या ये दोनों होम्योपैथिक हैं या ये पाउडर हैं? अगर पाउडर है तो किस मिकदार में लेने हैं? जो भी दवाइयाँ हम बनाते हैं कोई आसमान से उतर कर तो नहीं आती ना हमारे पास है, हमने दवाइयाँ इन्हीं दवाइयों में से बनानी होती है। अश्वगंधा से भी दवाइयाँ बनाते हैं, ये भी होम्योपैथिक है। हींग, जो भी हमारे नजदीक को कोई आगे कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, हमने उसको होम्योपैथिक में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि जो हमें जो मीठा चीज है वो लाजमी बात है, अगर मैं 1 चम्मच मीठा लेता हूं तो वो एक दाना भी मीठा ही होगा। इसी तरह अगर हम हींग अगर 1 चम्मच लेते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, उसमें कोमरीन्स होती हैं। इसी तरह अश्वगंधा में भी कोमरीन्स होती हैं। हम दोनों का फायदा कोमरीन से उठाते हैं। ये ब्लड थिनिंग भी करती हैं, बैक्टीरिया को भी मारती हैं, खून को भी साफ करती हैं, हाजमा भी दुरुस्त करती हैं, मैदे और लिवर की सोजन को और तिली की सोजन को ये कम करती हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपको 1.5 घंटा हो गया, हम आपने मुसलसल बोलते हुए नाज़रीन की खातर आपने ये तकलीफ उठाई। बहरहाल अल्लाह ताला सबको शिफा दे। जिन लोगों ने आप पर ट्रस्ट करते हुए आपसे दरखास्त की और अपनी बीमारी बताई और आपसे दवाइयाँ पूछी, अल्लाह ताला उन दवाइयों में शिफा डाल दे और उन सब नाज़रीन को शिफा से अता करे जिन्होंने आज आपके लिए
ये सवालात वगैरह भिजवाए थे। इसके हाँ। साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले मंडे को दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।